What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है गवर्नर के बारे में। अब तो यहां पर जो क्वेश्चन है, यहां पर ये बोला जा रहा है इनकरेक्ट आप लोगों को बताना है, यानी कि गलत आंसर छांटना है। इसमें से आपको सबसे पहले बोला गया है कि गवर्नर का इंपीचमेंट किया जाता है ऐसे ही जैसे प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट किया जाता है। दूसरा बोला गया कि जो गवर्नर की टर्म होती है वो यहां पर प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यहां पर फिक्स होती है, प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तीसरा बोला गया यहां पर प्रेसिडेंट जो है यहां पर एक तरीके से जो गवर्नर है प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं अगर राज्य के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ओनली 2। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो इसके हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे यहां पर तो फर्स्ट और जो यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। अब जान लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। अगर गवर्नर के बारे में आप लोगों से कोई पूछे हमारे संविधान में कहां पर बातें रखी गई हैं, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167, यानी कि 153 से लेकर 167 तक पार्ट 6 में हमारे संविधान में गवर्नर के बारे में रखा गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, जो कि एक अमेंडमेंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे संविधान में किया गया 1956 में। उसके बाद में यह बोला गया कि एक गवर्नर को एक या एक से ज्यादा राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है। दूसरी बात। तीसरी बात, हमारे संविधान में ओनली 2 ऐसी क्वालिफिकेशन है गवर्नर के बारे में कि किसको गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। पहली क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया कि उसकी एज जो होनी चाहिए वो 35 साल से या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा गवर्नर के बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा गया। बाकी जो भी प्रोविजन है ये टाइम टू टाइम डेवलप हुए हमारी कंट्री में। तो ये बातें हैं। बाकी अगर बात करें इंपीचमेंट के बारे में, तो गवर्नर का इंपीचमेंट नहीं होता है, ये गलत बात यहां पर बोली गई है। कोई ऐसा फिक्स प्रोविजन नहीं है कि गवर्नर को आप लोग ऐसे इंपीच करेंगे। यहां पर हमारी कंट्री में ये प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली तो 5 साल बोल दिया जाता है, पर लेकिन ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उससे पहले भी यहां पर डिसमिस किया जा सकता है अगर यहां पर हमारी कंट्री में एडवाइस किया जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। वैसे अगर देखा जाए गवर्नर की जो पोस्ट है वो एक संवैधानिक पोस्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नर की पोस्ट को आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे कि आप लोगों के राज्य के अंदर या फिर सेंटर का कोई एक तरीके से इंप्लॉई है, ऐसे नहीं देखना आप लोगों को। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और इसकी पूरी गरिमा है, तो ये बात याद रखिएगा। बाकी अगर राज्य के अंदर लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है, तो ये प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि भैया प्रेसिडेंट की हमारी कंट्री में इस तरीके से राज्य के अंदर सब चीजें फॉलो प्रॉपर में नहीं हो रही है, वहां पर आप लोग प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये होता है बेसिकली गवर्नर के बारे में जो बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया, थर्ड स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार आप लोगों को न्यूज में भी देखने को मिलती है अगर आप लोग न्यूज को ध्यान से सुनते हैं तो। सबसे पहले जो बात की जा रही है यहां पर ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है। इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहले बोला गया ऑटोमेटिक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन जो है यहां पर एक तरीके से सिस्टमेटिक और पीरियडिक ट्रांसमिशन है, जो बल्क ऑफ टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन है सोर्स कंट्री टू रेजिडेंट कंट्री, यानी कि जिस कंट्री में सोर्स है वहां से रेजिडेंट कंट्री में इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है यहां पर टैक्स के बेस पर। ठीक है, तो ये बोला गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट में बोला गया कि यहां पर जो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है यानी कि CRS है, ये नेटो के हिसाब से यहां पर काम किया जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 only, बी में बोला गया 2 only, सी में बोला गया both 1 and 2, डी में बोला गया none of the above। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। जैसा मैंने बताया था पहले आप लोगों को, मेरे आंसर देने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है, तब आप लोगों को आगे बढ़ना है।
तो इसको आप लोग कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे? आप लोग इसको ऐसे अंडरस्टैंड कीजिएगा, मान लीजिए एक कंट्री होगी ए या फिर इंडिया बोल लीजिए, एक कंट्री होगी यहाँ पर यूएसए, ठीक है। हमारी कंट्री का कोई सिटीजन अगर यूएसए में जाकर काम करता है या फिर यूएसए का कोई सिटीजन हमारी कंट्री में आकर काम करता है, तो हमारी कंट्री में कमा रहा है, हमारी कंट्री में खा रहा है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जो टैक्स एक तरीके से होगा वो हमारी कंट्री में पे करेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो बाहर की कंट्री कंपनी आती है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। कई बार यहाँ पर रूल होता है डबल टैक्स अवॉइडेंस, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस के हिसाब से भी काम होता है। तो वहां पर दोनों कंट्री में टैक्स नहीं देना है कि आप लोगों को दोनों कंट्री में टैक्स देना है, तो उसको बचाने के लिए प्रोविजन रहता है। पर लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज की जाती है उसको बोलते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है ताकि यहाँ पर डबल टैक्स अवॉइडेंस को भी इंप्लीमेंट किया जा सके और टैक्स टेररिज्म को और टैक्स इवेजन को भी रोका जा सके। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। तो आंसर आप लोगों के सामने हो गया इसका ए। बेसिकली फंडा यही है, जैसे कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा उस कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर टैक्स कम देना पड़ता है, तो ये फंडा भी आप लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सारी कंट्री में लोग क्या करते हैं, टैक्स को अलग तरीके से चोरी करते हैं, तो सबके अलग अलग रूरल रेगुलेशन है। तो कम से कम अगर हमारी कंट्री कोई सिटीजन बाहर गया हुआ है और क्या क्या काम कर रहा है, कितना टैक्स पे कर रहा है, क्या कंडीशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी कंट्री में होनी चाहिए, ठीक है। आखिर एट द एंड ऑफ द डे है तो हमारा ही सिटीजन ना, तो इसके बारे में सबको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ओके, तो आंसर इसका यहां पर ए हो गया। इसका नेटो से कोई रिलेशन नहीं है, ये फालतू की स्टेटमेंट कनेक्ट कर रखी है। बेसिकली एक तो डबल टैक्स अवॉइडेंस होता है, दूसरा मल्टीलेटरल कन्वेंशन होते हैं, म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस ऑन द टैक्स मैटर होते हैं। तो ये बेसिक प्रोविजन होते हैं जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, यानी कि हमारी कंट्री में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है और नीति आयोग के द्वारा साइन किया गया है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक तरीके का एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, खासकर डिजिटल इंडिया को और अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए, तो बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया, ये दोनों का प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये ऑफलाइन कोई प्रोविजन नहीं है, जो भी सब कुछ सिखाया जाएगा, जो काम होगा मशीन लर्निंग, क्लाउड एंड ये क्लाउड या फिर एंड्रॉइड, जो भी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो सारी ऑनलाइन बेस पर यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। ए, बी, सी या फिर डी, सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका डी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रीजन क्या है जान लेते हैं। ये जो बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ये हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसी के साथ में गूगल के साथ में मिलकर ये प्रोग्राम किया गया है, ना कि नीति आयोग के साथ में। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। इसी के साथ में ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके का प्रोग्राम है, खासकर और ऑफलाइन भी यहां पर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि उनको भी जाकर अपॉर्चुनिटी मिल सके टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की, खासकर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और गूगल के द्वारा ऑफर किया जा रहा है, यहाँ पर खासकर एक तरीके से हेल्प की जा रही है प्रॉपर वे में, ताकि हमारी कंट्री में डिजाइन स्ट्रेटजी या फिर टेक्नोलॉजी को कैसे फॉलो करके चलना है और किस तरीके से इसके प्रोडक्ट तैयार करने हैं ताकि आगे चल के इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो गूगल यहां पर इसको बेसिकली इंप्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर। ओके, तो याद रखिएगा यह है बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये काफी न्यूज में था रिसेंटली। इंडिया में लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया आंध्र प्रदेश के अंदर। तो कौन से एरिया को कनेक्ट करता है, यानी कि एक तरीके की सुरंग बनाई गई है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली यहां पर बेसिकली है ट्रेन, उसके लिए है इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन टनल है यहां पर ये। तो ये कहां पर है, पहले तो राज्य का नाम पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये है आंध्र प्रदेश। दूसरा अब एरिया के बारे में बोला गया है, तो जो एरिया है वो जान लेते हैं एक कर। पहले में बोला गया यहां पर ये है चिरलोपल्ली एंड रोपुर के बीच में रापुर, ठीक है। दूसरे बोला गया यहां पर गुंगटूर और यहां पर ये YRS कड़पा, ठीक है। तीसरा बोला गया कृष्णा और कुरनूल। चौथा बोला गया यहां पर ये श्रीकाकुलम और यहां पर है रेपुर, ठीक है। तो ये आप लोग इनके आप लोगों को नाम बताना है कि कौन सा सही है, ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये इसका ए, ठीक है। ये है यहाँ पर चेरलोपल्ली और रापुर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली 6.7 किलोमीटर लंबा यहाँ पर ये टनल है जो कि कॉस्ट लगभग 450 करोड़ के करीब यहाँ पर मानी जा रही है। तो इस तरीके के जो टनल होते हैं वो काफी अच्छा काम करते हैं कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, खासकर काफी ज्यादा फ्यूल बचाते हैं, काफी लंबी डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। तो ये और इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल हो गया इलेक्ट्रिफाइड रेल के लिए। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्गेस्ट जो ऐसी चीजें होती है, सबसे बड़ा पुल, सबसे ऊंचा पुल, सबसे लंबा रेल ट्रैक, ये सारी चीजें आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। यहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्ट है जिसका प्रोजेक्ट ये समुद्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका नाम समुद्र नारायण प्रोजेक्ट रखा गया है, ये परियोजना। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया जो पायलट प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का प्रोजेक्ट है जो कि डीप सी ओशन माइनिंग के बारे में बात करेगा, यानी कि गहराई में जाकर क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, समुद्र के अंदर मिनरल्स हैं उनको निकाला जाएगा। दूसरा बोला गया जो प्रोजेक्ट है ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है रियलिटी में आएगा 2023-24 के अंदर में। तीसरा बोला गया यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी यहाँ पर इसको एक तरीके से इंप्लीमेंट करने वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया और 2 and 3। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि 1 and 3 स्टेटमेंट सही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाने वाला ये प्रोजेक्ट है जो कि समुद्र के अंदर गहराई में क्या क्या मिनरल्स है, बेसिकली लगभग जो यहाँ पर गहराई रहती है वो 5.5 से लेके 6,000 किलोमीटर, वो 5.5 से लेके ये 5.5 से सॉरी 1 मिनट, ये 5 से लेके 5.5 किलोमीटर तक या 6 किलोमीटर तक की डिस्टेंस रहती है गहराई के अंदर, जो कि यहाँ पर बेसिकली जाकर चेक किया जाता है कि कहाँ पर क्या क्या मिनरल्स हैं, ठीक है। याद आ रहा होगा आप लोगों को, अगर हिंदू का आर्टिकल सुना होगा, मैंने आप लोगों को हिंदू न्यूज़पेपर में एक पूरा आर्टिकल पढ़ाया था, तो इसी के बारे में ये बात है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरे बोला गया यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले की बात की जा रही है जो यहाँ पर 2023-24 नहीं, यहाँ पर ये 21-22 तक इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। बाकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो है ये इंप्लीमेंट करने वाला इंस्टीट्यूट है जो कि चेन्नई के अंदर इंस्टीट्यूट है। तो 1993 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, खासकर कई बार इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भी स्टेटमेंट बन जाती है, ठीक है। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकती है, पर लेकिन इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। बात की जा रही है एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी, ठीक है। तो ये जो टर्म है रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो ये इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए किस चीज का इलाज करती है। यहाँ पर ये न्यूज में है, तो किस चीज से रिलेटेड है यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ द ओबेसिटी, यानी कि मोटापे का इलाज करती है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का काम करती है। इसी के साथ में बात की जा रही है जो कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी होती है उसमें यहाँ पर यूज किया जाता है। सोयल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो कहां पर यूज किया जाता है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसके यहाँ पर ए, यानी कि ओबेसिटी। बेसिकली ये अभी रिसेंटली नॉर्थ इंडिया में काफी न्यूज में है, साउथ इंडिया में तो इसके इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं, पर अभी नॉर्थ इंडिया में भी इसके इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किए जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापे को घटाने की कोशिश की जाती है। नली डालकर इंसान के अंदर जो चर्बी है उसको निकालने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये इसलिए काफी न्यूज में कई सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं आज के डेट में मोटापे को कम करने के लिए, ठीक है। तो मोटापा कम करने का सबसे सही तरीका तो बेसिकली यही है कि अपनी लाइफ को जो है थोड़ा सा एक्टिव कर लीजिए, उससे होगा। पर लेकिन ये भी आज के डेट में थेरेपी वगैरह यूज की जा रही है मोटापे को कम करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि मोटापा भी आज के डेट में एक बड़ी बीमारी उभरकर सामने आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर एक बार फिर से इसको रिपीट करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों से पूछा जा सकता है। पुन्नमदा लेक लेकर रिसेंटली अभी काफी न्यूज में थी, तो कहां पर ही सिचुएटेड है? कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर इसका? सही आंसर है यहाँ पर इसका ए, सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि केरला। क्योंकि नेहरू ट्रॉफी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली अभी, तो ये यहाँ पर ये इसी लेक के ऊपर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक का नाम आप लोग याद रखिएगा, जो ये लेक है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ओके। और ये कई बार न्यूज में भी रहती है यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक तरीके से जो पुनमदा लेक है ये एक एक्सटेंशन है जो विमदना लेक है, ठीक है, जो कि आप लोग कई बार डायरेक्टली न्यूज में देखने को मिलती है। VEMBANAD, ठीक है। तो ये जो लेक है यहाँ पर ये एक तरीके से कनेक्टेड है और ये अलग अलग तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये नेहरू ट्रॉफी जो होती है साउथ इंडिया के अंदर, केरला के अंदर, तो इसलिए ये दोनों न्यूज में रहती हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया इसका बी, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जो मैं बताता हूँ यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो पुराने क्वेश्चन पेपरों के क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के सामने। तो ये है यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बोला जा रहा है कि ये क्या है। ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो कि हेल्प करती है रिफ्यूजी को जो वॉर एरिया में होते हैं, जिनके सिविल वॉर जहां चल रही होती है, जैसे सीरिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। नेक्स्ट बोला गया कि एक ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट है यहाँ पर। दूसरा बोला गया नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है टू हेल्प द पुअर पीपल। तीसरा बोला गया इंटरनेशनल गवर्नमेंटल एजेंसी है टू कैटर द मेडिकल इमरजेंसीज इन द वॉर रेव्ड एरिया, जो होता है यानी कि जहां पर वार चली होती है वहां पर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला ये एजेंसी है। ए बी सी या फिर डी सही आंसर क्या आप लोग के हिसाब से? तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है बी। ये एक ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट है जो कि लार्ज स्केल पर लगभग 7 मिलियन लोग माना जाता है कि यहाँ पर इसके साथ में कनेक्टेड है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। 1963 में इसको बनाया गया था, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा चुका है, क्योंकि कई बार ये न्यूज में रहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ पहले वाला का जो 1961 है वो 63 नहीं है, ठीक है, कभी कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को।
तो ये 1961 है, 1963 नहीं है, ये इंटरनेट जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो मेन एडवांटेज क्या है यहाँ पर, इसके बारे में बात की जा रही है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। दूसरा बोला गया यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है कंटिन्यूटी, पॉलिसी एंड मोर इफिशिएंट वर्क यहाँ पर होता है। तीसरा बोला गया है जो एग्जीक्यूटिव है वो रिमेन रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव को रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। चौथा बोला गया हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन। तो ये बोली गई है चौथी स्टेटमेंट। तो सही मेन एडवांटेज यहां पर क्या है, यानी कि फायदा क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ए बी सी एफ डी सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो रिमेन रेस्पॉन्सिबल रहती है लेजिस्लेटिव को। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस ही होना रहता है। और प्रॉपर वे में पार्लियामेंट्री सिस्टम का फंडा यही है कि किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं ताकि रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनी रहे और जो सिचुएशन है वो जनता के लिए फायदेमंद भी बनी रहे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में ये रहता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है यहां पर, जो हमारी कंट्री में देखिए है क्या बेसिकली, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हमारी कंट्री में डिवाइडेड नहीं है, ओवरलैप आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में। लेजिस्लेटिव कौन होता है, जो लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, इंप्लीमेंट कौन करते हैं, तो इंप्लीमेंट मैक्सिमम आप लोगों को यही देखने को मिलेंगे अलग अलग ऑफिस में, मिनिस्ट्री इनके अंडर में, तो इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी भी यही होती है। तो दोनों एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, कि हाँ क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है। तो पार्लियामेंट में यहां पर आप लोगों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये सही है, इसका मेन एडवांटेज यही है पार्लियामेंट्री सिस्टम का कि जनता के लिए काम होता रहता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। अगर लेक्चर पसंद आते तो लाइक जरूर किया कीजिए, पसंद नहीं आते तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। तो अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।